सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 3-4 दिन हो गया आपसे मुलाकात हुए बगैर, कुछ व्यस्तता की वजह से आपके बीच नए अपडेट लेकर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो आपके बीच कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि यथार्थ के इस प्लेटफॉर्म को आप अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी तमाम सूचनाओं से अपडेट हो सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी सहारा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं अपडेट होंगी। अगर आपने अपडेट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सूचनाएं आपके पास फिर दलालों के माध्यम से आएंगी, जो कि बहुत कचरे वाली हो सकती हैं। साथियों, अभी एक रिपोर्ट पिछली मीटिंग में हमने शायद रखा था कि 23/7/2025 तक 5,139.23 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। लोगों ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए का तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडी जारी किया था, तो ये पैसा और कहां से आ गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि 662.95 करोड़ रुपए का उसके ऊपर ब्याज भी बना है। इस तरीके से 523.72 का भी बैलेंस है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इसमें और है। सॉरी, 1,35,34,410 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका भुगतान अभी पेंडिंग है। 27,35,520 लोगों का भुगतान हो गया, यानी कि 1,08,08,90 जमाकर्ताओं का भुगतान अभी बैलेंस है। 27,33,520 लोगों के भुगतान में 5,139 करोड़ रुपए खर्च हो गया, यानी कि 22.2% में जो भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें 27,33,520 लोगों के भुगतान में 5,139.23 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका। अभी सहारा सेवी के अकाउंट में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के लगभग अमाउंट बाकी है, और 1,08,08,90 लोगों का अभी भुगतान पेंडिंग है, जो कि अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनकी संख्या अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ अकाउंट की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। ये तो केवल आधार से जिनके रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, केवल उनका ही लेखा जोखा है। अकाउंट की संख्या तो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 3-4 करोड़ के लगभग तक भी जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय या CRCS के कुछ लोगों से थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा हमारा होता रहता है दिल्ली में, जहाँ पर CRCS आपके भुगतान को पास करता है या रिजेक्ट करता है। कुछ लोगों से हमारा संपर्क है और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग भी यार इसमें थोड़े से दुखी हैं और तंग आ चुके हैं इन सारी समस्याओं से। एक जो प्रॉब्लम थी CRCS या सरकार या सेबी या सुप्रीम कोर्ट को कि सहारा का जमाकर्ता फर्जी है, तो ये तो साबित हो गया कि 27 लाख लोगों को जब भुगतान 5,000 करोड़ का लगभग का दिया जा सकता है, तो सहारा के काउंटर से भी बाकी के डिपॉजिटरों का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता। तो शायद
अब जो सुप्रीम कोर्ट में सीआरसीएस सरकार या सहारा जब जाने वाला है, तो वहाँ पर इन मुद्दों पर भी बहुत तगड़ी बातचीत हो सकता है और बहुत बड़ा राहत भी मिल सकता है कि 27 लाख लोगों का पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो सकता है। वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सहारा को दिया जा रहा है, तो सहारा के काउंटर से पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान की व्यवस्था अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़्यादा तेजी होगी और जिन ज़रूरतमंदों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है उनका भी सलीके के साथ भुगतान हो सकता है। तो बहुत सारा संभावनाएं आने वाले कुछ समय में होने वाला है। ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके बीच में रखा है और इन एनालिसिस को रखने के पीछे के उद्देश्य केवल यही हैं कि अब सरकार भी इस बात को मान चुका है कि सहारा का निवेशक फर्जी नहीं है और वो निश्चित रूप से सहारा का निवेशक ओरिजिनल है, जिसको हम लोग लगातार शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। जो लोग ऐसी रूमों में बैठकर इस तरीके की एनालिसिस करते हैं कि सहारा का निवेशक है नहीं, वो नहीं जान सकते कि सहारा के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से अथाह मेहनत कर कर इन लोगों को खोज निकाला और एक बचत करने की व्यवस्था इनके दिलो दिमाग पर बैठाया, जिससे वो अपने अनावश्यक खर्चों में से कुछ पैसा निकाल कर अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ व्यवस्थाओं को, कुछ सुविधा करने के लिए एकत्रित कर सकें। लेकिन उनके सपने, उनकी जो योजनाएं हैं, उन सारे के ऊपर कुछ चुनिंदा लोगों ने पानी फेर दिया। इसीलिए अब शायद आंखें खुल जाए और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जाकर इस बात को बोलें कि भाई सहारा का डिपॉजिटर है, आप सहारा को व्यवस्था सहारा के काउंटर से अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की सुनवाइयाँ होने के चांस बहुत अधिक हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल्स में जानकारियाँ सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा तब जरूर लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो सीधे सीधे शहर की ओर भागता है। ऐसे ही कुछ गीदड़ आजकल सहारा की ओर भाग रहे हैं, जो सहारा से लात मार कर भगाए गए थे वो लोग। और इसमें कुछ अनावश्यक छुटभैया नेता भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है सहारा की बात करके, तो क्यों न किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन गीदड़ों की बातों में ना आए और अपने आप को केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ फोकस करें, क्योंकि आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, या आपके मन में भी आता होगा कि आप लोग क्यों नहीं उनका विरोध करते हैं, क्यों नहीं सड़क पे आते हैं, क्यों नहीं तोड़फोड़ करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सारा श्री जी ने इस बात को बहुत पहले ही सोच के रखा हुआ था, क्योंकि ये कंटेम्प्ट सिविल का केस है। अगर हमने या किसी भी व्यक्ति ने तोड़फोड़ या आगजनी या आंदोलन के नाम पर बदतमीजियां करने की कोशिश किया तो ये सिविल वाला केस ऑटोमेटिक क्रिमिनल में बदल जाएगा। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम संस्था को भी हो जाएगी। इस वजह से हम लोग शांतिपूर्वक और कानूनन लड़ाइयों को लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये बेहतर विकल्प है, क्योंकि तोड़फोड़ और तमाम आंदोलन जो उग्र हो जाते हैं उसमें तमाम लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। उन जानों का कौन जिम्मेदारी लेगा। इसी वजह से इन सारी चीज़ों से बचते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, सरकार को सहयोग करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में हम लोग जरूर मंजिल तक पहुँचेंगे। आइए हम लोग सबको सहयोग करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को सेफ करते हुए, जमाकर्ताओं को सेफ करते हुए इन जंगली जानवरों से बचाएं और निश्चित रूप से आप और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूर करेंगे। धन्यवाद आज की छोटी सी बैठक के लिए। आप सभी को सादर सारा प्रणाम।
इनके जो है एक जैसे होता है ना गुंडा मवाली होता है, चौराहे पर बंदूक ले तलवार ले खड़ा हो गया या अपना जो है नंगा नाच कर दिया, तो बड़ा हजारों की संख्या में लोग तादाद में देख रहे हैं, और वो अपना जो है किसी अबला के साथ या किसी के साथ भी अत्याचार कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, तमाशा देख रहे हो, हीरो बना हुआ है, चूंकि चाकू या बंदूक रखा है या गुंडा बना हुआ है, बोलते हैं नंगा खुदाऊ से बड़ा। लेकिन वहीं जब पब्लिक इकट्ठा या उसमें कोई जो है आगे कोई जो है अपना हिम्मत करके अपना आगे बढ़ता है, पूरी पब्लिक टूट पड़ती है, तो फिर उसकी क्या असर होती है आप लोग जानते हैं। ऐसे दलालों नंगों के लिए आपकी यही जरूरत है। तमाशा न देखा है, एक एक करके एक एक घर का घर लूटे, एक एक का ऑफिस बंद हो, एक एक कार्यकर्ता का एक जमा करता खत्म हो, इसको तमाशा न देखा जाए। सबक सिखाने की जरूरत है, कानूनी तरीके से संस्थागत तरीके से जो है ऐसे लोगों का मरमर होना जरूरी है। और काम में है तो काम में लगे रहिए, काम तो ऐसा जम के करिए, कोई भी इधर उधर बात मत सुनिए। कहावत है ना, क्या कहते हैं, हाथी चली जाती है और कौन भूखते रहते हैं। तो अपना काम करिए, इसे भूखने वाले भूखते रहेंगे। उसके साथ ही साथ सारा इंडिया परिवार है, सारा इंडिया परिवार का ये उदाहरण अपना बता दिया करिए कि सारा इंडिया परिवार शेर की तरह था, शेर की तरह है और शेर की तरह रहेगा, क्योंकि गलत नहीं किया है तभी आप बैठ रहे हैं, ऑफिस खुला है। 14 साल की लड़ाई में भी ऑफिस खुला है, अगर गलत होता तो कानून कब का बंद कर दिया होता। और जितनी देनदारी उसके कई गुना आज भी है, सब कुछ होने के बाद भी। इन बातों का जो है जवाब देना है कि सहारा इंडिया परिवार ऐसा परिवार है कि शेर की तरह है। शेर का शिकार कहते हैं ना, कितने मिल करके नहीं कर पाते। शेर का शिकार कौन नहीं कर पाता, 100 सैकड़ों मिल जाए तो नहीं कर पाता है। वो आप उदाहरण जब सुने होंगे, बोलना उचित नहीं मंच पे। तो उसी तरह से शेर है सारा इंडिया परिवार। तो हम सब एकता में बल है, मिल करके काम करें। आइए आगे बातें जो है समापन से पहले होगा, हम सभी की बातों को सुनना है। उससे पहले हम चाहेंगे